हाय दिस इज सीरोजी देशवाल एंड आई वेलकम यू अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और वेलकम अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आज इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस आरटीपी 4CA फाइनल ऑडिट सितंबर 2025 एग्जामिनेशन। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो कोई ऐसा बहुत मुश्किल क्वेश्चंस इस आरटीपी के अंदर नहीं है। इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगा कि जो नया क्वेश्चन ऐड हुआ है या जो अभी तक जिस टाइप का क्वेश्चन हमने आज तक कभी डिस्कस नहीं किया। सो अगर आपने लक्ष्य बैच की क्लासेस देखी हैं, मैं लक्ष्य बैच इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि उसके अंदर हमने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो सारे ही ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। पर्सनली कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आउट ऑफ बॉक्स है, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बी इट डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के क्वेश्चंस, बी इट केस सिनेरियो, दोनों ही डिस्कशन होगी। तो थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लंबा हो सकता है बट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यस, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि जहां पे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको हम स्किप करें और आगे बढ़ जाए, बट वी हैव टू एंश्योर कि हम बेस्ट वे में इस आरटीपी का डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके रेलिवेंट अटेम्प्ट के लिए जो भी आरटीपी बनता है, जो भी एमटीपी बनता है, वो बेयर मिनिमम है कि आप देख के जाओ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर आप इस चैनल पे आए हो पहली बार और आपने नहीं इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू आल्सो लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल केस सिनेरियो है। कहता है एक सीए फर्म है जिसका नाम है मैसेस B&M एंड एसोसिएट्स, एंड ये ना अपनी ऑडिट कर रहे थे किसी कंपनी का नाम है मैसेस फेस लिमिटेड, FES लिमिटेड। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और ऑडिट ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली थी, कंप्लीशन के फेज पे आप थे। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आप ऑडिट कर रहे थे। ऑडिट कंक्लूड करने से पहले कुछ तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज हो गया बिटवीन द ऑडिट कमिटी एंड द ऑडिटर। ऑडिट कमिटी कौन? TCWG, आप इसको मान के चलो। एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किन चीजों को लेकर अराइज हो रहा है? बेसिकली ऑडिटर कुछ तो मैटर्स है जो अपनी रिपोर्ट के अंदर काम बोले तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में डालना चाह रहा होगा, बट ऑडिट कमिटी नहीं चाहती होगी कि वो मैटर आपके की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में आए। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस चीज को लेकर आ रहा है कि कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में आना चाहिए। और आपको पता है हमने 701 के अंदर पढ़ा है कि की ऑडिट मैटर उन्हीं मैटर्स में से आप चूज करते हो जो मैटर्स आपने TCWG को कम्युनिकेट किए हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, सबसे पहला मैटर जिसको ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में डालना चाहता है एज अ की ऑडिट मैटर, वो क्या है? जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर कंपनी का इनकम बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हुआ है। मान के चलते कि भाई आपका इनकम लास्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा फॉल हुआ है, और उसका रीजन क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हुए एंड कंपनी के पास हेजिंग नहीं थी, जिसकी वजह से उसको लॉसेज हुए होंगे कुछ। ऑडिटर ने इवेल्युएट किया कि इसका इंपैक्ट ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या रहा है। क्या ये की ऑडिट मैटर है? अगर आपको याद होगा हमने 701 जब पढ़ा, सो की ऑडिट मैटर के अंदर आपके अकाउंटिंग मैटर्स भी आ सकते हैं और आपके ऑडिट रिलेटेड मैटर्स भी आ सकते हैं, बट वो कुछ क्राइटेरिया आप देखते हो, जैसे कि अगर उसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है तो वो एक की ऑडिट मैटर है। कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है जो ड्यूरिंग द ईयर हुई तो एक सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आपका की ऑडिट मैटर बन सकता है। या कोई ऐसा एरिया है जहां पे ऑडिटर जजमेंट ले रहा है, राइट, तो वो भी अगर उसके सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है दैट कुड आल्सो बी अ की ऑडिट मैटर। या मैनेजमेंट ने कहीं पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए हैं एंड ऑडिटर उन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेक करने के लिए जजमेंट ले रहा है, तो वो भी एक की ऑडिट मैटर है, राइट, जहां पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इज हाई। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया हमने पढ़े थे ऐसे नंबर 701 के अंदर, जब आप क्लासिफाई करते हो कि किन मैटर्स को आप की ऑडिट मैटर बोल सकते हो। तो क्या मैनेजमेंट ये यहाँ पे जो क्या ऑडिटर इन ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट क्या आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ये इवेल्युएट करने के लिए जजमेंट ले रहा है? यस। तो क्या ये की ऑडिट मैटर बन सकता है? यस, इट कुड बी अ की ऑडिट मैटर। दूसरा है, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट सर्वर मेंटेनेंस वर्क ऑफ द कंपनी वाज लाइकली प्रोन टू एक्सटर्नल एक्सेस। कहता है देखो, कंपनी जिस तरीके से अपने सर्वर की मेंटेनेंस करती है तो उधर एक रिस्क है कि एक्सटर्नल एक्सेस हो सकती है आपके सिस्टम की, जो एक हाई रिस्क का एरिया है। और ये किसने एसेस किया है, किसने रिपोर्ट किया? मैनेजमेंट एक्सपर्ट कमेटी ने। सो कहीं पे रिस्क इन्वॉल्व है, IT रिलेटेड रिस्क राइज हो रहा है, बट इसकी असेसमेंट ऑडिटर ने नहीं करी है, इसकी असेसमेंट मैनेजमेंट ने करी है। सो दिस कैन नॉट बी अ की ऑडिट मैटर। समझ में आ रहा है? तीसरा, ऑडिटर कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट ले रहा है उन एरिया में जहां पे मैनेजमेंट ने जजमेंट लिया है, तो मतलब मैनेजमेंट की जजमेंट को चेक करने के लिए आप भी जजमेंट ले रहे हो, एंड बेटा वहां पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हाई इन्वॉल्व है, तो यस, ये मैटर भी आपका की ऑडिट मैटर बन सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि कंपनी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है ऑन फ्यू मेजर क्लाइंट। सो बेसिकली क्या है कि मैनेजमेंट ने कुछ तो अमाउंट डिटरमाइन किया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, टेकिंग एस्टिमेट। मैनेजमेंट ने एस्टिमेट क्या लिया है कि कंपनी ग्रो हो रही है और नए नए आपके क्लाइंट ऐड होंगे, बट ऑडिटर को ऐसा लगता है कि अभी करंट पोजीशन ऐसी है कि जो एंटिटी है वो सिर्फ कुछ क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट है। सो मतलब देयर इज सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि मैनेजमेंट जिस तरीके से अकाउंटिंग एस्टिमेट ले रही है, जिन अजम्पशन के बेसिस पे अकाउंटिंग एस्टिमेट ले रही है, ऑडिटर ये बिलीव कर रहा है कि वो एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। ऑडिटर
केयरफुली कंसिडर द डिफरेंस इन व्यू व्हाइल रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आपने अपना इस जजमेंट को केयरफुली कंसिडर किया। ये डिस्कशन हुई है। Following discussion, a mutual understanding was reached and audit of FES Limited was concluded smoothly। तो इनका ऑडिट खत्म हो गया। अच्छा, नीचे जाके क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा की ऑडिट मैटर बनना चाहिए, तो बेटा मैंने आपको बता दिया, रीजन भी बताया। फर्स्ट आपका की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में आ सकता है, थर्ड आ सकता है, सेकंड नहीं आ सकता। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि मैनेजमेंट यहां पे एसेस कर दिया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई। तो वो जो क्राइटेरिया हम 701 के अंदर देखते हैं वो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। 701 खोल के देखो, 4 पॉइंट वहां पे लिखे हुए हैं, तो ये किसी भी पॉइंट के अंदर फॉल नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला इशू क्या है? सब्सिक्वेंटली बाद में जाकर B&M एंड एसोसिएट केम टू नो, उनको पता लगता है ऑडिट खत्म होने के बाद, about a tender floated by the Dwarka Municipal Corporation for computerization of its record requiring earnest deposit of 85,000। तो नया असाइनमेंट है जो इनको दिखाई दे रहा है, मिल सकता है। सो कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो अपने पहले जो मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन करती थी अब उसका कंप्यूटराइजेशन कराना चाहती है, मतलब सिस्टम के अंदर उसको रिकॉर्ड करना चाहती है, और वो उस काम के लिए इनको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होगा। तो इन्होंने एक टेंडर निकाला है और ये टेंडर को भरना चाहता है आपका सीए फर्म। और वो टेंडर भरने की कंडीशन क्या है कि आपको एक डिपॉजिट रखना पड़ेगा जिसे आप ईएमडी कहते हो, जिसका अमाउंट है 85,000 रुपीज का। सीए फर्म का एक पार्टनर है एंड वो द्वारका के अंदर ही रहता है, एंड उसने अपनी फर्म को परस्यू किया कि ऐसा करते हैं, टेंडर के लिए हम अप्लाई करते हैं और जो भी ये डिपॉजिट वगैरह मांग रहे हैं इसको हम दे देते हैं। लेकिन इसी फर्म का दूसरे पार्टनर को ऐसा लगता है भाई अगर आपने ऐसा किया तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। क्या आप टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते हो? शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज 6, यस डेफिनेटली आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट वो टेंडर उन सर्विसेज को लेकर नहीं होना चाहिए जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। तो क्या ये वाला काम कि आप कंप्यूटराइजेशन करो रिकॉर्ड्स की, मैनुअल रिकॉर्ड्स को आप सिस्टम के अंदर डालो, क्या सिर्फ एक सीए कर सकता है? नहीं। तो डेफिनेटली इस टेंडर के लिए आप रिस्पॉन्ड तो कर सकते हो, जो हमने पढ़ा है क्लोज 6 के अंदर। अच्छा, जब आप टेंडर को रिस्पॉन्ड करोगे तो क्या आप ईएमडी भी दे सकते हो, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, वो मिनिमम डिपॉजिट जो आपको देना पड़ता है? यस। तो क्या कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा यहाँ पे? नहीं। आगे चलते हैं। फर्म ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक एक्सपीरियंस सीए के पास जाते हैं बिफोर विथड्रॉइंग द टेंडर एप्लीकेशन, कि उससे ही पूछ लेते भैया इस टाइप के असाइनमेंट हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलो ये मैंने आपको बता दिया। आगे कहता है इस सीए फर्म ने ऑल्सो स्टैट्यूटरी ऑडिट करी है ऑफ अ कैश लिमिटेड। तो बैंकिंग कंपनी है बेटा कैश लिमिटेड, तो कैश लिमिटेड माने तो इसको मान के चलो ये एचडीएफसी बैंक होगा और इसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है। और ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपके सामने आई। सबसे पहले स्टाफ एंड ऑफिसर ऑफ द बैंक वर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विदाउट प्रायर नोटिस। ये इंटरनल कंट्रोल होता है जिसको आप कहते हैं रोटेशन ऑफ स्टाफ मेंबर। इसको चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी आप पढ़ते हो और ये सारे पॉइंट बैंक के अंदर भी आते हैं, बैंक ऑडिट का चैप्टर आप पढ़ते हो। सो इंटरनल कंट्रोल आप क्या लगा सकते हो, टाइम टू टाइम ना आप अपने स्टाफ का रोटेशन करते रहो ताकि एक स्टाफ का मेंबर एक जगह पे ज्यादा लंबे टाइम तक काम न करे। तो ये कंट्रोल अच्छा है। यस। आगे कैश वॉज टेस्ट चेक्ड डेली बेसिस पे आप कैश की टेस्टिंग कर रहे थे एंड काउंटेड इन फुल ओकेजनली बाय अनदर ऑफिसर ऑफ द बैंक अपार्ट फ्रॉम द कैशियर। ये भी अच्छा कंट्रोल है। क्या अच्छा कंट्रोल है कि भाई आप हर रोज थोड़ा बहुत कैश चेक कर रहे हो और ओकेजनली लेट्स से वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ पूरा आप 100% कैश की चेकिंग कर रहे हो। और ये काम कौन कर रहा है? जो बंदा कैश को हैंडल नहीं करता। गुड कंट्रोल। यस। फिजिकल कस्टडी ऑफ कैश वाज सोनली मेंटेन्ड बाय सीनियर मोस्ट ऑफिसर एट द ब्रांच। ये गलत है। कैश की कस्टडी जॉइंट ऑफिसर के पास रहनी चाहिए, 2 ऑफिसर के पास एटलीस्ट कैश की कस्टडी रहनी चाहिए। यहाँ पे सिंगल ऑफिसर कैश को हैंडल कर रहा है तो इट इज नॉट अ गुड कंट्रोल। इसको हमने पढ़ा हुआ है बैंक ऑडिट के चैप्टर में। अच्छा, 4th पॉइंट कहता है अनपेड चेक रिसीव्ड थ्रू आउटवर्ड क्लियरिंग वो सिक्योरली स्टोर्ड इन द बैंक लॉकर। ये भी कंट्रोल अच्छा नहीं है। जितना भी अनपेड चेक आता है आउटवर्ड क्लियरिंग के लिए वो कस्टमर को आप इंटीमेट करते हो कि आपका ये चेक ना क्लियर नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज नॉट द राइट कंट्रोल कि आप उसको अपना उधर लॉकर में स्टोर करके रख लेते हो। तो इधर मुझे 2 कंट्रोल में इशू दिखाई दे रहा है। ओके, ये सब कुछ डिस्कशन हुआ। आप आफ्टर द डिटेल डिस्कशन आप रिव्यू कर रहे थे कंट्रोल का, जैसे मैंने बताया कि ये कंट्रोल का डिस्कशन है। फर्म ने फाइनलाइज कर दिया अपना इशू। इस इशू को देखने के बाद अपना ऑडिट रिपोर्ट फॉर द ईयर। ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। आगे कहते हैं सीएएम पार्टनर है इस सीए फर्म का और वो बिलीव करता है दैट वन शुड ऑलवेज परस्यू देयर पैशन। हाँ, आपको अपना पैशन तो डेफिनेटली परस्यू करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रोफेशन और बिजनेस। कहता है कि हम सीए हैं तो क्या हुआ, हम अपना पैशन भी परस्यू करें। और इसी बिलीव के साथ आगे बढ़ते हुए ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस के अंदर है ये सारी सर्विसेज देने का भी सोच रहा है। बेटा यहाँ पे एक आपका कौन सा शेड्यूल 1 पार्ट 1 का क्लोज नंबर 11 आप देख लेना, क्योंकि कुछ ऐसे बिजनेस ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस के अंदर है वो एंगेज नहीं हो सकता। अच्छा, आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ड इन नोएडा? नो।
अच्छा ये क्या है, इसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप कर ही नहीं सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर काउंसिल ने जनरल परमिशन दिया है, तो इसको लेकर काउंसिल का जनरल परमिशन नहीं है। अच्छा, क्या आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैरी कर सकते हो? यस, लैंड ओन कर सकते हो, उसके ऊपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैरी कर सकते हो, तो ये अलाउड है, इसके लिए जनरल परमिशन है। आगे चलेंगे, ट्यूटरशिप एज अ पार्ट टाइम फैकल्टी मेंबर। अरे तुम प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पार्ट टाइम या फुल टाइम ट्यूटरशिप देना चाहते हो तो उसके लिए जनरल परमिशन नहीं है। अच्छा, आप कोई ऑनरेरियम ऑफिस होल्ड कर सकते हो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में? यस, ये अलाउड है, इसके लिए जनरल परमिशन है। तो दो एक्टिविटी जो आप यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हो, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4। समझ में आ रहा है आपको? देखो अगर आपको सिंपली वो लिस्ट आती है कि किन चीजों को लेकर काउंसिल ने जनरल परमिशन दी है, तो दिस पॉइंट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। चलो आगे चलेंगे, आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया, अब आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर दो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऊपर आपने जोन जोन से मैटर्स अभी पढ़ के आए, उनमें से कौन से मैटर्स है जो की ऑडिट मैटर बन सकते हैं? विच ऑफ द अबव मेंशन्ड एरिया should the audit committee and auditors consider while determining the key audit matter? So कौन से की ऑडिट मैटर बन सकते हैं? तो मैंने आपको बता दिया, एंड जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, लेट मी सी, आई डोंट रिमेंबर, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा वैसे। हाँ, 1st and 3 अपना आंसर आया था, तो इसका आंसर बनेगा जहां पे भी 1st और 3 होगा। लेट मी सी, 1st and 3, so right answer of this question is going to be A। चलो आगे चलेंगे, assuming the role of auditor of cash limited based upon the above observation, which aspect would you report as a control failure? लास्ट के 2 पॉइंट कंट्रोल फेलियर थे। अच्छा, 1st and 2nd कंट्रोल फेलियर था? नहीं। 1st था? नहीं। 2nd and 4th था? 3rd and 4th था बेटा, मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी। आई हैव गिवन यू द रीजन ऑल्सो। चलो आगे चलेंगे, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो जो पैशन वाला आया था, ये भी बता दो कि कौन कौन सी एक्टिविटी जिनको लेकर आईसीआई ने जनरल परमिशन दी है। लेट मी सी, आई थिंक 2nd and 4th था जो हमने सेलेक्ट किया था ऑप्शन। यस, ये वाला काम आप कर सकते थे, एंड ऑनोरियम ऑफिस आप होल्ड कर सकते हो। यस, तो 2nd and 4th करना वाज अलाउड, जनरल परमिशन है इसके लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगर सीएएम ने इन सारे काम को किया जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया, राइट, विदाउट टेकिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ काउंसिल, राइट, तो फिर आप कौन से क्लोज में गिल्टी हो जाओगे? ये भी मैंने बताया, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज 11। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1st शेड्यूल पार्ट 1 क्लोज 11 दिस। चलो आगे चलेंगे, इज देयर एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन्वॉल्व? जो आप टेंडर को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मैंने बता दिया नहीं, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा एरिया जो स्पेसिफिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए रिजर्व नहीं है, वहां पे टेंडर निकलता है, उसको रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, अच्छा आप जहां पे स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है ना एरिया सी के लिए, उसको भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट मिनिमम फी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली वो एरिया सी के लिए रिजर्व्ड ही नहीं है, तो आप रिस्पॉन्ड करो। और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो आप रख रहे हो वो भी अलाउड है, तो गिल्टी नहीं है। तो जहां जहां पे येस लिखा वो तो काट दो। ठीक है, सो नो गाइडलाइंस ये कहती हैं, अंडर द एक्ट मेंबर कैन रिस्पॉन्ड टू एनी टेंडर वेयर मैटर्स रिलेटेड टू एनीथिंग अदर देन ऑडिट। हाँ, आप रिस्पोर्ट कर सकते हो टेंडर को। यस, फर्दर मेंबर कैन मेक अ अर्नेस्ट डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन एक्सक्लूसिव एरिया फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, दिस इज राइट आंसर। चलो डी देख लेते हैं, वो कहता है नो। अच्छा, जो ये कह रहा है ना कि नो नो बोले, तो वो ये कहना चाह रहा है, एक सेकेंड रुको, उसने क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, क्या आप गिल्टी हो गए? यस यस, सो इसको भी पढ़ लेते हैं। नो, आप गिल्टी नहीं होगे। एज पर द गाइडलाइंस अंडर द एक्ट, अ मेंबर कैन रिस्पॉन्ड टू एनी टेंडर। नो, यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी टेंडर, यू कैन ओनली रिस्पॉन्ड टू दैट टेंडर जो उस एरिया से रिलेटेड है, विच आर नॉट एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसके बाद इसने कुछ इंडिविजुअल एमसीक्यूज पूछे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप ऑडिट कर रहे थे कंपनी की, कंपनी का नाम है तृप्ति केमिकल्स लिमिटेड, ऑडिटर का नाम है दीशु एंड कंपनी, और उनको कुछ अनयूजुअल फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है इन द एरिया ऑफ रेवेन्यू। सो बेसिकली आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे, आपने इस साल का रेवेन्यू पिछले साल से कंपेयर किया होगा, लेकिन और एस्पेक्ट के साथ आपने इसका कंपैरिजन किया होगा, इंडस्ट्री के साथ, ईटीसी, और आपको कुछ तो अनयूजुअल फ्लक्चुएशन दिखाई दी जो नॉर्मली आपको पता लगती है जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। आपने इंक्वायरी करी, ये भी सही है, 520 में हम इसको पढ़ते हैं कि अगर आपको फ्लक्चुएशन मिला, कुछ अनयूजुअल डिफरेंस आपको मिला, तो आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हो। पहला प्रोसीजर क्या, आप इंक्वायरी करते हो। तो आपने इंक्वायरी करी एंड यू हैव डिटेक्टेड अ मिस स्टेटमेंट इन द रेवेन्यू रिकॉग्निशन, गलती मिल गई आपको, विच अपीयर टू हैव इंटेंशनली मेड। बेटा इंटेंशनली गलती मिल गई, तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे फ्रॉड है, सस्पेक्टेड फ्रॉड, ऐसे नंबर 240। ऑल्दो मैनेजमेंट कह रही है कि ये तो एक टाइम गलती है, बट ऑडिटर को लग रहा है बेटा दिस इज सस्पेक्ट
सस्पेक्टेड फ्रॉड, सस्पिशन आपकी पोटेंशियल फ्रॉड हुआ होगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है, मुझे बताओ कि इस गिवन सर्कमस्टांस में एज पर एप्रोप्रिएट ऐसे कौन सा हो गया, ऐसे नंबर 240, एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन ऑडिटर के लिए क्या होगा। मैनेजमेंट जो आपको अश्योरेंस दे रही है उसके ऊपर भरोसा कर लो, नहीं भाई तुम्हें आगे चेकिंग करनी पड़ेगी, कंफर्म करना पड़ेगा फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ है, राइट। एडिशनल एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करो ओनली इफ द मिस स्टेटमेंट इज मटेरियल। नो सी, जब भी आपको सस्पिशन अराइज हो रही है आपको कंफर्म तो करना पड़ेगा ना एक्चुअल में फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ। सो इवेल्युएट वेदर मिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स फ्रॉड, यस। अब देखो कि क्या सही में आपको इस सिचुएशन में फ्रॉड दिखाई दे रहा है, और जब भी आपको ऐसी कोई सिचुएशन मिल जाती है या कोई ऐसा गलती मिल जाती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो हमने हमेशा बोला है कि आप इसका इंपैक्ट इवेल्युएट करो कि इसका इंपैक्ट ऑडिट के ऊपर क्या आ रहा है। ऑडिट के ऊपर इंपैक्ट मतलब क्या आपको अपना रिस्क रिवाइज करना पड़ेगा, क्या रीअसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, क्योंकि कई बार आपको रिस्क रिवाइज करना पड़ सकता है और इसका इंप्लीकेशन आपके ऑडिट एविडेंस के ऊपर क्या आ रहा है, मैनेजमेंट ने जो आपको रिप्रेजेंटेशन दी उसके ऊपर क्या आ रहा है। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर आपको उस एरिया में फ्रॉड मिल गया जहां पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मैनेजमेंट जो आपको WR दे रही है वो भी तो हो सकता है रिलायबल ना। ये पॉइंट डायरेक्टली आ रहा है इससे नंबर 240 से उठ के, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे एक सीए फॉर्म है जिसका नाम है VMCN कंपनी, राइट, एंड ये ऑडिट कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है रियोक्स लिमिटेड, एंड दिस कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, पिछले 10 साल से किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। सीए रजत इस एंगेजमेंट का एंगेजमेंट पार्टनर है एंड वो एंगेजमेंट टीम को लीड कर रहा है, अच्छी बात है। अभी कुछ तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ था, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो इसका EQCR नहीं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किया होगा, और उसने रेज किया फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट बोले तो एक थ्रेट जब आप क्लाइंट के साथ बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक हो जाते हो क्योंकि आपका रिलेशनशिप बन गया उसके साथ, उस टाइप के थ्रेट को आप कहते हो फेमिलियरिटी थ्रेट। सीए रजत ने, देखो उसने लिखा भी हुआ है, ये फेमिलियरिटी थ्रेट क्यों राइज हुआ, क्योंकि सीए रजत, क्योंकि देखो ना पिछले 10 साल से आप इसकी ऑडिट कर रहे हो, ये क्या नहीं लिस्टेड कंपनी है, राइट। तो वो ये फेमिलियरिटी थ्रेट क्यों राइज हो रहा है, क्योंकि आपका क्लोज रिलेशनशिप बन गया है KMP के साथ, ओके, जिसकी वजह से एक फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो गया है। क्वेश्चन आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर VMCN कंपनी। अभी सीए फर्म के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, हमने ना इसको SQC 1 के अंदर पढ़ा है। देखो इनफैक्ट जब हम एथिक्स भी पढ़ते हैं तो भी ये कंसेप्ट आता है कि जब भी एक थ्रेट होता है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, आपको उसको मिटिगेट करना पड़ता है या आप उसको रिड्यूस करते हो टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, उस लेवल तक आप लेकर आते हो कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसको आप कहते हो सेफगार्ड आपको अप्लाई करना पड़ता है। सेफगार्ड क्या हो सकते हैं, जैसे कि इस सिचुएशन के अंदर आप एंगेजमेंट पार्टनर चेंज कर दो, और ऐसा ही कंसेप्ट हमने ऑलरेडी SQC 1 के अंदर पढ़ा हुआ है। कई बार क्या होता है कि सेफगार्ड अप्लाई करने से भी आपका थ्रेट नहीं एलिमिनेट होता है, फिर आप क्या करोगे, तो आप एंगेजमेंट से विथड्रॉल करते हो। तो यहाँ पे सेफगार्ड क्या होगा कि आप इस एंगेजमेंट पार्टनर को दूसरा कोई एंगेजमेंट पार्टनर इसकी जगह पे ले आओ। अच्छा, कहता है कंटिन्यू विद द सेम एंगेजमेंट पार्टनर, नो ये तो सेफगार्ड नहीं हुआ, राइट, क्योंकि यही तो थ्रेट है कि वो एक एंगेजमेंट पार्टनर एक लंबे टाइम से इस कंपनी के साथ, इस कंपनी की ऑडिट के साथ एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से वो क्लाइंट के साथ उसका रिश्ता डेवलप हो गया है और एक फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो गया, तो उस एंगेजमेंट पार्टनर को आपको हटाना पड़ेगा ना। दूसरा पॉइंट, अपॉइंट अ सेकंड पार्टनर टू असिस्ट सीए रजत, भाई सीए रजत को ही हटाना पड़ेगा। रोटेट द एंगेजमेंट पार्टनर, ये हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है SQC 1 के अंदर, आप रोटेशन करो एंगेजमेंट पार्टनर की, एंड अपॉइंट एनी अदर क्वालिफाइड पार्टनर टू लीड द ऑडिट एंगेजमेंट। वैसे भी गाइडलाइन है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करते हो हर 7 साल में आपका एंगेजमेंट पार्टनर रोटेट होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्हाइल कंडक्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के काफी सारे मल्टीपल वेयर हाउस थे रिमोट लोकेशन के ऊपर। कंपनी ना कुछ तो बेटा चैलेंजेस फेस कर रही है, रिमोट लोकेशंस पे है तो फिजिकल स्टॉक काउंटिंग आप नहीं कर पा रहे हो। टीम ने डिसाइड किया भाई क्यों ना हम टेक्नोलॉजी का यूज करें। आजकल काफी सारी ऐसे टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके अंदर सेंसर्स है, हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, HD के कैमरा है, उनको यूज करते हैं इन्वेंटरी वेरिफिकेशन करने के लिए। क्या होती है टेक्नोलॉजी, नाम पूछ रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसको हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा हुआ है, लास्ट कंसेप्ट है, सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी डिस्कशन, ठीक है। चलो अब डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन ऐसा बनेगा जो सिंपल क्वेश्चन है मूव कर जाएंगे, ठीक है। मैं आंसर पूरा नहीं पढ़ाऊंगी बेटा, मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, उस क्वेश्चन के अंदर क्या इश्यू इन्वॉल्व है जाकर आंसर से रिकंसाइल कराऊंगी, एंड दैट्स इट। कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो बिल्कुल डायरेक्ट है कि उधर तो आपको कंसेप्ट से ही चीजें बन रही हैं, फिर उसको मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगी, अनलेस वो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप बच्चा इसके अंदर अटक सकता है तो मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलो, सो स्टैंडर्ड बेस्ड तो सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। पहला क्वेश्चन कहता है सीए फर्म है जिसका नाम है SDN एसोसिएट एंड इट इज अ मिड साइज्ड ऑडिट फर्म, इनको अपॉइंट किया जा रहा है ऑडिटर फॉर डूइंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है N लिमिटेड है। और ये N लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, R&D वगैरह में काम करती है,
कॉम्प्लेक्स ग्लोबल ऑपरेशन है। ठीक है, कंपनी का इसने एक बैकग्राउंड बता दिया। सीए राशि इंगेजमेंट पार्टनर है और वो ऑडिट एंगेजमेंट को लीड कर रही है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एन लिमिटेड की audit was earlier audited by a big four that withdrew from the engagement citing the scope limitation। तो पहले इनकी ऑडिट आप नहीं कर रहे थे, प्रीवियस ऑडिटर छोड़ के चला गया इनको, क्यों? क्योंकि आप इनके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा रहे हो। तो देखो हमने पढ़ा है SQC 1 के अंदर, एक्सेप्टेंस देने से पहले एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से पहले देख लेना इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। और जब हम इंटीग्रिटी के पॉइंट देखते हैं तो वहां पे ये भी लिखा हुआ है ना कि देख लेना रीजन फॉर नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर, कि आपको ही क्यों अपॉइंट किया जा रहा है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ योर योर अपॉइंटमेंट, रीजन फॉर योर अपॉइंटमेंट एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर। अभी तुम्हें क्यों अपॉइंट किया जा रहा है पहले तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम्हारा अपॉइंटमेंट होने का रीजन ये कि प्रीवियस ऑडिटर रिजाइन करके चला गया, और क्यों रिजाइन करके गया? स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे होंगे तो दे नहीं रहे होंगे, तो ये आपके साथ भी तो ऐसा कर सकते हैं, तो आपको एक्सेप्टेंस तो नहीं देनी चाहिए थी। नहीं, आगे देखो, जब आप ऑडिट की प्लानिंग कर रहे थे दैट मींस आपने एक्सेप्टेंस दे दी है, और जब आप प्लानिंग कर रहे थे सीए राशि ने रियलाइज किया कि उसकी टीम तो स्किल्ड है स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट में, कि भाई हम तो मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट आज तक करते आ रहे हैं और हमारा ये फार्मा R&D में कोई तो इधर एक्सपीरियंस नहीं है। भाई ये काम तुम्हें पहले नहीं देखना चाहिए था, कॉम्पिटेंस तुम्हें पहले नहीं चेक करनी चाहिए थी। हम क्या चीजें चेक करते हैं एक्सेप्टेंस देने से पहले? SQC 1 तीन चीजें, क्लाइंट की इंटीग्रिटी, मेरी कॉम्पिटेंस, सीए फॉर्म की कॉम्पिटेंस, मेरे पास रिसोर्सेज है या नहीं, और जो इंस्टीट्यूट के कोड ऑफ एथिक्स ने एथिकल रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब करी है मैं उसके साथ कंप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दो गलतियां यहां पे होगी। ठीक है, आपने नहीं देखा रीजन फॉर प्रीवियस ऑडिटर क्यों छोड़ के जा रहा है, दूसरा आपकी कॉम्पिटेंस भी नहीं है। चलो, फर्म के ऊपर प्रेशर भी डाल रही है कि आपको ऑडिट टाइम के अंदर कंप्लीट करनी है टू मीट द लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, तो आपके प्रेशर ये भी आया था पॉइंट इंटीग्रिटी के अंदर कि अननेसेसरीली ब्रीफ प्रेशर अगर आपके ऊपर वो डाल रहे हैं टू कंप्लीट द ऑडिट, ये सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। मैनेजिंग पार्टनर इंसिस्ट कर रहा है ऑन कंटिन्यूइंग द ऑडिट एंड एडवाइजेस द सीए राशि। देखो बेटा, अब हमने ये कंसेप्ट भी SQC 1 के अंदर पढ़ा है कि अगर कोई बात आपको जो पहले पता होती, राइट, जिसकी वजह से आप एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस नहीं देते, अगर वो आपको ऑडिट एक्सेप्टेंस के बाद पता लग जाती है तो फिर आपको विथड्रॉ कर लेना चाहिए। और विथड्रॉ जब आप करते हो, कैसे आप विथड्रॉ करोगे, SQC 1 के अंदर वो लिखा हुआ है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको जब क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म दिस एंगेजमेंट, सो यू मस्ट हैव विथड्रॉन फ्रॉम द एंगेजमेंट। बट मैनेजिंग पार्टनर कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ऑडिट कंप्लीट करो ऐसा। सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि फर्म का जो लीडरशिप है वो क्वालिटी को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है, राइट। ठीक है, वो एडवाइस करते हैं सीए राशि को कि जो भी तुम स्टैंडर्ड प्रोसीजर परफॉर्म करते हो फटाफट उसको परफॉर्म करो, टाइमली डिलीवरी करो। इन लाइट ऑफ SQC 1 एंड SA नंबर 220, दो स्टैंडर्ड दोनों ही क्वालिटी की बात करते हैं। एनालाइज द क्वालिटी कंट्रोल कंसिडरेशन जो सीए राशि को इवेलुएट करना चाहिए बिफोर कंटिन्यूइंग विद द एंगेजमेंट। बेटा, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, रिसोर्सेस, व्हाट एक्शन शुड शी टेक टू अपहोल्ड ऑडिट क्वालिटी एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। बेटा, सीए, आप मेरी बात सुनना, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी को लेकर, ये ऐसे नंबर 220 बोलता है, राइट। तो ऐसे नंबर 220 के अंदर लिखे हुए हैं कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एंगेजमेंट पार्टनर क्या एस्पेक्ट कंसीडर करता है, जो स्टार्टिंग का पहला कंसेप्ट आता है, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इधर आपको तीन चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी, SQC 1 की रेफरेंस जाएगी, ऐसे नंबर 220 की रेफरेंस जाएगी, प्लस आप वो जो रिसोर्सेज वाले पॉइंट लिखते हो ना, वो पॉइंट आपको इधर लिखने पड़ेंगे। लेट मी शो यू द आंसर। देखो, सबसे पहले SQC 1 का रेफरेंस गया है, यहाँ पे कम हियर, SQC 1 का रेफरेंस गया, सीए राशि एंगेजमेंट पार्टनर है, तो आपको इवेल्युएट करना चाहिए था क्या, फर्म की कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, रिसोर्सेज फॉर दिस एंगेजमेंट। एंड जब आप रिसोर्सेज देख लो हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है या नहीं, तो SQC 1 के अंदर वो लिस्ट आती है पॉइंट्स की, ये आप देखो कि भी जिस इंडस्ट्री के अंदर आपका क्लाइंट इन्वॉल्व है, आपके पास ऐसे पर्सनल है कि उनके पास उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है या नहीं। फर्म के पर्सनल को लो रेगुलेशन उस क्लाइंट के ऊपर जो एप्लीकेबल होता है उनकी नॉलेज है, या आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आपके पास रिसोर्सेज है, एबिलिटी है टू एक्वायर द नॉलेज, सफिशिएंट पर्सनल है जिनके पास रेलिवेंट एक्सपर्टीज है, कॉम्पिटेंस है। क्या आपके पास एक्सपर्ट है जो चाहिए होंगे अगर आप इस ऑडिट एंगेजमेंट को परफॉर्म करोगे? अच्छा, EQCR है, कोई ऐसा बंदा है जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर पाएगा? ये सारे एस्पेक्ट SQC 1 के अंदर लिखे हुए हैं, समझ में आया, राइट। इसके अलावा ऐसे नंबर 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर स्पेसिफिकली फॉर ऑडिट असाइनमेंट, वो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है? एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये इंश्योर करना कि फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो आप SQC 1 के अंदर पढ़ते हो उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और वहां पे भी वही है बेटा कि आपके एंगेजमेंट पार्टनर को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है जब भी कोई
एंगेजमेंट को आप परफॉर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको इंटीग्रिटी चेक करनी पड़ती है, राइट। इंटीग्रिटी किसकी? आपके प्रिंसिपल ओनर्स की, क्लाइंट की। कॉम्पिटेंस चेक करनी पड़ती है एंगेजमेंट टीम की। रिसोर्सेज आप चेक करते हो हमारे पास है या नहीं, एंड क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाइज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ अगर आपने प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म किया, कोई इशू आपके सामने राइज हुआ था, तो उन इशू को आप कंसिडर करते हो और उसका इंपैक्ट क्या आ सकता है करंट ऑडिट के ऊपर, वो आप इवेल्युएट करते हो। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हुए इनको आप ऐसे नंबर 220 के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इस गिवन सिचुएशन में क्या है आपको वो लिख देना है, एंड लास्ट में आप कंक्लूजन दे दोगे कि राशि को इस टाइप की एंगेजमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए अनलेस वो सेटिस्फाइड है कि एसक्यूसी 1 और एसए नंबर 220 की सारी कंडीशन मेट हो रही हैं। सो बेसिकली आपको कॉम्पिटेंस चेक करनी है कि आपकी फर्म के पास कॉम्पिटेंस है यानी कैपेबिलिटी है यानी, जो पिछला ऑडिटर छोड़ के गया उसका रीजन आपको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट की इंटीग्रिटी अफेक्ट हो रही है। प्लस इंश्योर करो, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है, कि एक EQCR अपॉइंट हो रहा है और वो EQCR ने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट किया है बिफोर डूइंग द ऑडिट। तो ये कुछ कंसिडरेशन है जो आप लेते हो। समझ में आ रहा है? यही सारी चीजें इंश्योर करेंगी कि जो आप ये ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, दैट ऑडिट एंगेजमेंट हैव बीन परफॉर्म्ड एज पर द क्वालिटी। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सुनना मेरी बात। एक सीए काव्या है, ये ऐसे नंबर 320 के ऊपर क्वेश्चन है, एंड वन ऑफ द इजीएस्ट कंसेप्ट ऐसे 320 का। सीए काव्या को अपॉइंट किया जा रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है XYR इंफ्राटेक लिमिटेड, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। कंपनी 2 बिजनेस सेगमेंट में काम कर रही है। एक तो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन जो स्मार्ट टेलीविजन मैन्युफैक्चर करती है और कंपनी स्टेबल प्रॉफिट अर्न कर रही है। मान के चलो एक डिवीजन है जो प्रॉफिट कमा रही है, और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का डिवीजन जहां पे कंपनी को ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं पिछले 2 साल से। अगर मैं आपको कहूं कि आपको इसका मटेरियलिटी सेट करना है, तो आप इसकी मटेरियलिटी कैसे सेट करोगे? ओवरऑल मटेरियलिटी एज पर एसए नंबर 320, और यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। अब सुनना, कंसेप्ट क्या है? एसए नंबर 320 के अकॉर्डिंग ऑडिटर जो मटेरियलिटी सेट करता है, वो मटेरियलिटी सेट की जाती है अगेंस्ट अ बेंचमार्क। बेंचमार्क होता है स्टैंडर्ड, राइट। अभी आप बेंचमार्क कैसे चूज करोगे? ऐसे नंबर 320 के अंदर ना कुछ क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, एग्जांपल दिए हुए हैं, जिनको यूज करके आप बेंचमार्क सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्राइटेरिया कौन से हैं ताकि आपके रिवाइज भी हो जाए, तो ये कुछ क्राइटेरिया है बेटा। क्राइटेरिया बोले तो बेंचमार्क बोले तो स्टैंडर्ड, जिसके अगेंस्ट आप मटेरियलिटी सेट करोगे। सबसे पहले आप देखते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या है, मतलब उधर एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये आपका बेंचमार्क हो सकता है। दूसरा आप देखते हो कि कौन सा आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिसके ऊपर यूजर अटेंशन फोकस करेंगे, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, तो वो एंटिटी पैसा कमाने के लिए नहीं बनी है, तो वहां पे प्रॉफिट आप बेंचमार्क नहीं रख सकते क्योंकि यूजर को प्रॉफिट से लेना देना ही नहीं है। सो यू ऑल्सो कंसिडर कि आइटम कौन सा है आपके फाइनेंशियल्स के अंदर जिसके ऊपर यूजर की अटेंशन फोकस होगी। प्लस आप ये भी देखते हो कि ये जो एंटिटी है उसका नेचर क्या है, एंटिटी अपनी लाइफ साइकिल के किस स्टेज के ऊपर है, लाइफ साइकिल के किस स्टेज के ऊपर है बोले तो मतलब स्टार्टअप फेज के अंदर है, या फिर आपके ये स्टेबल फेज में जा चुके हैं, डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देती हूं, अगर ये स्टार्टअप फेज के अंदर है तो ये प्रॉफिट नहीं कमा रही होगी, तो यहाँ पे बेंचमार्क शायद इक्विटी अच्छा होगा, राइट। आप ये भी कंसिडर करते हो कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, किस वे से ये फाइनेंस्ड हुई है, कंपनी में इक्विटी कितना, कंपनी में डेट कितना। अगर कंपनी के अंदर डेट ज्यादा है तो शायद आप डेट को बेंचमार्क बनाओगे, राइट। आप देखते हो कि वोलेटिलिटी कितनी है बेंचमार्क के अंदर जिसको आप यूज करना चाह रहे हो, क्योंकि बेंचमार्क वही अच्छा होता है जिसके अंदर वोलेटिलिटी कम होती है। समझ में आ रहा है? तो ये फैक्टर्स आप चूज करते हो टू सेलेक्ट द बेंचमार्क। बेंचमार्क के ऊपर आप एक परसेंटेज अप्लाई करते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने बेंचमार्क चूज किया सेल, तो सेल का 10% मेरा मटेरियलिटी होगा, तो दिस इज हाउ यू सेट द मटेरियलिटी। तो बेंचमार्क आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके ऊपर आप परसेंटेज अप्लाई करते हो। दिस इज हाउ द ऑडिटर, दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर, दिस इज हाउ द ऑडिटर डिटरमाइन द मटेरियलिटी। बेंचमार्क आप कैसे सिलेक्ट करोगे, मैंने 4 पॉइंट बता दिए, राइट। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जो पहली डिवीजन है वो प्रॉफिट कमा रही है, तो यहाँ पे यूजर की अटेंशन प्रॉफिट के ऊपर फोकस्ड होगी, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका बेंचमार्क हो सकता है। प्रॉफिट कुड बी योर बेंचमार्क, अर्निंग कुड बी योर बेंचमार्क। लेकिन जो दूसरा डिवीजन है वहां पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट बेंचमार्क नहीं हो सकता। तो फिर बेंचमार्क क्या रखूं? रेवेन्यू रख लो, सेल्स रख लो, या फिर कॉस्ट भी आप बेंचमार्क रख सकते हो, बट यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो सकता। अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर एसेट सिग्निफिकेंट है तो एसेट, टोटल एसेट कुड बी अ बेंचमार्क, बट प्रॉफिट बेंचमार्क नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग के ऊपर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक हर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी नया R&D का सेंटर एस्टैब्लिश करना चाहती है पुणे के अंदर।
क्योंकि 25th इसकी एनिवर्सरी है और ये दिखाना चाहती है कि मैंने इतना काम कर लिया, तो एक नया इंडस्ट्रियल, एक R&D सेंटर, ये इंडस्ट्रियल पुणे के अंदर ये सेट करना चाहती है, R&D सेंटर। To expand the premises, the company decided to acquire an adjacent plot of land owned by Miss Reena, who is the executive director of the company. तो ये R&D सेंटर सेट करने के लिए इसको लैंड चाहिए। लैंड इसको पता लगता कोई टेंशन ही नहीं है, मेरी कंपनी के डायरेक्टर के पास ही लैंड है, ठीक है। कंपनी ने उसको बोला कि सुन, मेरा एक अनयूटिलाइज्ड लैंड पड़ा हुआ है किसी और इंडस्ट्रियल एरिया में, ऐसा कर तो वो लैंड ले ले और मुझे ये लैंड दे दे। सो मतलब आप अपने डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो। सेक्शन कौन सा आ जाता है? 192। कंपनी का लैंड ट्वाइस द साइज का था, राइट, बट कंपनी उसके लिए पैसा नहीं पे करना चाह रही है उस रीना को, ना ही उससे पैसा लेना चाह रही है। तो आप क्या कर रहे हो? लैंड के बदले में लैंड एक्सचेंज कर रहे हो। सो दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव भी कर दिया और अग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी हो गया। तो आप से क्वेश्चन पूछता है, एज एन ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर, जब आप इस कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाओगे, क्या एडिशनल प्रोसीजर हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस लैंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, और आपकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? सिंपल सी बात है, कारों में ये रिपोर्ट होगा, ठीक है। प्लस आपका डायरेक्टर है तो रिलेटेड पार्टी है, तो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन भी कर रहे हो, तो फिर आपको ये भी कारों में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो दो जगह पे रिपोर्टिंग आ जाएगी, कारों के पैरा नंबर 3 के क्लोज नंबर 15 के अंदर, कारों के पैरा नंबर 3 के क्लोज नंबर 13 के अंदर, ठीक है। सो जो पैरा 15 है वो क्या कहता है? सबसे पहले चेक कर लो कि क्या कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन अपने डायरेक्टर के साथ एंटर करी, और अगर एंटर करी तो जो सेक्शन 192 का कंप्लायंस होता है कि रेजोल्यूशन पास करा लो अपने शेयर होल्डर से, वो आपने पास कराया या नहीं कराया, ये आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि डायरेक्टर आपकी रिलेटेड पार्टी है तो सेक्शन 177 का कंप्लायंस आपको चेक करना पड़ता है कि हुआ या नहीं हुआ। फिर आपको कारों में रिपोर्ट करना पड़ता है पैरा 3 क्लोज नंबर 13 के अंदर। तो यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आप इसको प्लीज पढ़ लेना, मैं आपको रिकंसाइल करा देती हूँ। देखो, सो ऑडिटर कहां पे रिपोर्ट करेगा? क्लोज है बेटा 15 पैरा 3 कारो 2020, एंड क्योंकि सेक्शन 188 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों एप्लीकेबल हो जाएगा? क्योंकि आपका डायरेक्टर आपकी रिलेटेड पार्टी है, तो फिर इधर कारों में रिपोर्ट होगी एज पर पैरा 3 क्लोज नंबर 13। तो आंसर पढ़ोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर है, कारो आता है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 710 का, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे पर्सनली थोड़ा इशू लगता है। क्यों इशू लगता है ये भी मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रही कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है तो सही, बट कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नेचर क्या है? कोरोस्पोंडिंग फिगर्स है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। और जो इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है वो आंसर इस तरीके से लिखा हुआ है कि दोनों ही आप इसको मान के आंसर दे रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में। अभी आप समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है, कुबेर टेक्स सॉल्यूशन लिमिटेड, अपनी कुबेर टेक्स सॉल्यूशन लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी फाइनलाइज कर रहे हैं और कंपनी को ना कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रेजेंट करनी है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रेजेंट करनी है। इसने बोला नहीं कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी है, इंक्लूडिंग फिगर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। फिगर्स, ठीक है, जिसके अंदर पिछले साल का फिगर होगा। एंड इन्होंने अपॉइंट किया है रोशन एंड कंपनी को अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द करंट ईयर। ड्यूरिंग द ऑडिट सीए रोशन इस एंगेजमेंट का एंगेजमेंट पार्टनर है और इसने कुछ ऑब्जर्वेशन ये नीचे नोट करी जो लिखी हुई है। सो ये बेटा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है और ये इस साल का करंट ईयर का करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसकी ऑडिट आप कर रहे हो। पिछले साल ऑडिटर कोई और था, गुप्ता एंड मेहरा एलएलपी, और इस साल ऑडिटर कोई और है। पिछले साल की ऑडिटर ने एडवर्स ओपिनियन दिया था, मॉडिफाई किया था अपनी ऑडिट रिपोर्ट को, और इस साल का ऑडिट अभी प्रोग्रेस के अंदर ही है। अच्छा, रीजन क्या था? पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इन्होंने रिपोर्ट नेगेटिव क्यों दी थी? क्योंकि एक एरिया था ट्रेड रिसीवेबल का, वहां पे कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी, वैल्यूएशन और डिस्क्लोजर दो असर्शन के अंदर गलतियां थी, जिसकी वजह से इसने अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई किया था। अभी तक मिस स्टेटमेंट ठीक नहीं हुई है, ठीक है। प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स प्रेजेंटेड एज कंपैरेटिव इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। सो 2023-24 में कोरोस्पोंडिंग फिगर्स थी और इस साल 2024-25 के अंदर ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। सो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जब हम ना ऐसे नंबर 710 पढ़ते हैं तो 710 के अंदर कंसेप्ट आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के दो नेचर होते हैं, दो टाइप से आप उसको देख सकते हो। एक है कोरोस्पोंडिंग फिगर्स और दूसरा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो अगर कंपैरेटिव्स का नेचर कोरोस्पोंडिंग फिगर्स का है तो ऑडिटर का ओपिनियन उसके ऊपर नहीं जाता है, बट उसकी एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। बट अगर आपके कंपैरेटिव का नेचर
कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, तो फिर आप जितने भी साल के कंपैरेटिव्स वहां पे होते हैं, हर साल के ऊपर ऑडिटर का ओपिनियन जाएगा। तो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर तो आपका ओपिनियन जाएगा, बट कंपैरेटिव्स के ऊपर भी आपका ओपिनियन जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये आपसे पूछता है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सीए रोशन व्हाइल रिपोर्टिंग ऑन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस साल पे आपकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कंसीडरिंग द प्रायर ईयर्स एडवर्स ओपिनियन। सुनना मेरी बात, यहां पे बेसिकली इंस्टीट्यूट ने जो पहले पार्ट का आंसर दिया वो कैसे दिया है, दे आर टेकिंग कि जो कंपैरेटिव का नेचर है वो कोरोस्पोंडिंग फिगर्स है, और अगर कंपैरेटिव्स का नेचर कोरोस्पोंडिंग फिगर्स है, राइट, और पिछले साल का आपका, वैसे तो आप कोरोस्पोंडिंग फिगर्स के ऊपर ओपिनियन नहीं देते, बट उसकी एक्सेप्शन क्या होती है, वन ऑफ द एक्सेप्शन इज कि अगर पिछले साल का ऑडिट हुआ था और ऑडिट आपने नहीं किया, किसी और ऑडिटर ने किया था और उसने अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई किया था, और जिन मैटर्स की वजह से वो मॉडिफिकेशन दी गई थी वो मैटर आज की ऑडिट में भी वो रेलिवेंट है, तो फिर आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे, करंट पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट को भी मॉडिफाई करोगे। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको एक बार आंसर दिखाना चाहूंगी, तो देखो ये रहा, और ये कंसेप्ट आपको 710 के अंदर मिल जाएगा। सो सुनना, इस गिवन केस के अंदर सीए रोशन ने नोटिस किया कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक नेगेटिव ओपिनियन था और मिस स्टेटमेंट थी रिसीवेबल्स के अंदर वैल्यूएशन डिस्क्लोजर में, इस वजह से। और अगर मैं एज पर ऐसे नंबर 710 की बात करूं, वही इसने कंसेप्ट लिखा है, कोरोस्पोंडिंग फिगर्स के एक्सेप्शन में जाना, ये मिल जाएगा कि अगर ऑडिटर ने प्रायर पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट जो पहले इशू करी उसके अंदर कोई एडवर्स ओपिनियन था और जिन मैटर्स की वजह से वो मॉडिफिकेशन दी गई, वो मैटर आज भी अनरिजोल्व है, तो ऑडिटर अपनी करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी मॉडिफाई करता है, और बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ के अंदर ऑडिटर इनमें से कोई एक वर्डिंग यूज करता है। बट बेटा यहाँ पे जो मेरा कोई इशू है ना, वो ये है कि ये जो हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ये उस सिचुएशन में नहीं आता है जब पिछले साल की ऑडिट आपने नहीं करी, मतलब इसमें तो आपने ही ऑडिट करी है और पिछले साल आपने ही मॉडिफिकेशन दी थी, राइट। तो ये क्वेश्चन का जिस तरीके से फ्रेमिंग है ये थोड़ा सा अनक्लियर है कि क्या ये कंपैरेटिव का नेचर कोरोस्पोंडिंग फिगर्स है या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया वो दोनों को मान के दिया है। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने ऐसा माना कि कोरोस्पोंडिंग फिगर्स का नेचर है और आपने पिछले साल ऑडिट करी और पिछले साल अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई किया, जिन मैटर्स की वजह से मॉडिफिकेशन दी गई वो मैटर आज भी अनरिजोल्व है। तो यहाँ पे वर्ड प्रीडिसेसर ऑडिटर यूज नहीं किया गया है ऐसे 710 के अंदर, मैं आपको दिखाऊं भी। देखो यहां पे कहीं पे भी प्रेडिसेसर ऑडिटर वर्ड यूज नहीं किया गया है कि अगर ऑडिटर रिपोर्ट जो प्रायर पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन था, डिस्क्लेमर था या एडवर्स ओपिनियन था, तो यहाँ पे कहीं पे भी प्रीडिसेसर ऑडिटर वर्ड यूज ही नहीं किया गया। प्रीडिसेसर ऑडिटर बोले तो अगर वो वर्ड यूज कर रहा है प्रीडिसेसर ऑडिटर, दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि पिछले साल की ऑडिट किसी और ने करी है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी नहीं है, और इसने जो इधर से ये कंसेप्ट उठाया है ये कोरोस्पोंडिंग फिगर्स का कंसेप्ट उठाया है, राइट। चलो हाँ, तो फिर आप बेसिस फॉर पहले तो आप अपनी इस साल की रिपोर्ट को भी आप मॉडिफाई करोगे और जो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन का पैराग्राफ डालोगे उसके अंदर आप ना रेफरेंस दे दोगे दोनों साल की फिगर्स के, करंट पीरियड की फिगर्स के भी और कोरोस्पोंडिंग फिगर्स के भी, राइट। ये कब दोगे बेटा? अगर आपको लगता है कि इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऐसा केस में भी, तो यहाँ पे तो एडवर्स ओपिनियन था, तो इफेक्ट इन मैटर्स का जो आज भी अनरिजोल्व है, अगर करंट पीरियड की फिगर्स के ऊपर इफेक्ट मटेरियल है तो फिर आप दोनों साल की फिगर्स की रेफरेंस दोगे। बट अगर इफेक्ट आपको मटेरियल नहीं लगता है, इन दैट केस ऑडिटर बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर देगा कि ऑडिट ओपिनियन इस वजह से मॉडिफाई किया गया क्योंकि जो अनरिजोल्व मैटर है उसका इंपैक्ट आ रहा है ओवर द कंपेरेबिलिटी ऑफ करंट पीरियड की फिगर्स विद द कोरोस्पोंडिंग फिगर्स। क्या आप उसको कंपेयर नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, तो ये कोरोस्पोंडिंग फिगर्स के ऊपर इन्होंने बेस्ड आंसर दिया। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछ रहा है, नीचे आना एक बार। What modification or disclosure are required in the current year audit report in accordance with the relevant standards on auditing? कि इस साल ऑडिट रिपोर्ट में तुम अलग से क्या डाल दोगे। अब इसने ये क्वेश्चन कैसे दिया, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया, ये मानते हुए कि जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनका नेचर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है और पिछले साल की ऑडिट आपने नहीं करी, किसी प्रीडिसेसर ऑडिटर ने करी है। देखना when the comparative financial statements are presented, comparative financial statements are presented मतलब comparative financial information का नेचर comparative financial statements का है। तो ऑडिटर अपना ओपिनियन दोनों ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर देता है,
या जितने भी पीरियड का आपका कंपैरेटिव साथ में अटैच किया हुआ है, सो करंट पीरियड के फाइनेंशियल्स के ऊपर भी आपका ओपिनियन जाता है और कंपैरेटिव्स के ऊपर भी आपका ओपिनियन जाता है। बट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड की ऑडिट की आपने नहीं करी, किसी और ऑडिटर ने करी, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने करी, तो ऑडिटर जो अपना ओपिनियन देता है करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ऑडिट रिपोर्ट में एक ओएम पैराग्राफ डाल देता है और वो बता देता है कि पिछले साल की ऑडिट मैंने नहीं करी, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने करी है, किस टाइप का ओपिनियन उसने इशू किया है वो आप बता देते हो, और अगर उसने अपना ओपिनियन मॉडिफाई किया था तो रीजन क्या है और डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। सो आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे पर्सनली लगती नहीं है। तो उसने ना दोनों के बेसिस पे ही आंसर दिया, कोरोस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये हमेशा ही जब भी क्वेश्चन आता है 710 का, ऐसा ही मुझे देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप प्लीज एक बार इसको देख लेना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम के अंदर आया, 710 के अंदर हम जब भी क्वेश्चन देखते हैं ना, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो आप भी इसी तरीके से उसका आंसर लिख कर आना। चलो अगला क्वेश्चन है रिव्यू के ऊपर, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कंपनी है जिसका नाम है अमर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एंड दिस कंपनी इज इन डिस्कशन फॉर अ स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर विद अ फॉरेन कंपनी। तो ये किसी जेवी में एंटर करना चाहते हैं किसी फॉरेन कंपनी के साथ। एंड क्योंकि आप जब भी किसी कंपनी के साथ ऐसा कोई मर्जर एक्विजिशन करते हो, कोई जॉइंट अरेंजमेंट के अंदर एंटर करते हो, तो आप ड्यू डिलिजेंस कराते हो। चैप्टर 17 फॉरेन एंटिटी हैज रिक्वेस्टेड अ रिव्यू ऑफ अमर प्रोजेक्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहते हैं कि इसके उस कंपनी ने बोला कि ऐसा करो आप अपना ना रिव्यू करा के लेकर आओ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द 6 मंथ पीरियड एंडेड 30 सितंबर 2024। अच्छा, उनको फुल ऑडिट नहीं चाहिए, आपको रिव्यू कराने को कह रही है वो, रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एसआरई कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा? एसआरई 2410 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहे हैं टू कंप्लाई विद दिस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट अपॉइंट सीए तन्वी, जो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको अपॉइंट करती है आपकी ये कंपनी कि आप आके मेरा रिव्यू कंडक्ट करो एंड रिपोर्ट इशू करो एज पर एप्लीकेबल एसआरई। बता दिया एसआरई 2410। इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले सीए तन्वी को अपने एंगेजमेंट का स्कोप इवेल्युएट करना पड़ेगा, नेचर ऑफ एश्योरेंस एंड एप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ हर रिव्यू रिपोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है? व्हाट काइंड ऑफ द एश्योरेंस इज गिवन? बेटा लिमिटेड एश्योरेंस। यहाँ पे आप ऑडिट के कंपैरिजन में कम एश्योरेंस देते हो, इसी वजह से रिव्यू एंगेजमेंट को लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि रिव्यू के केस में आप कम प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, सिर्फ सेलेक्टिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, जैसे कि इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर। समझ में आ रहा है? एंड ऑडिट से कैसे डिफरेंट है, यही सारे पॉइंट आपको लिखना है। ऑडिट की डेफिनेशन लिख दो, रिव्यू की डेफिनेशन लिख दो। ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, रिव्यू एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। रिव्यू के केस में ऑडिटर फ्यूअर प्रोसीजर परफॉर्म करता है, ऑडिट के केस में ऑडिटर ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करता है। यहाँ पे लेवल ऑफ एश्योरेंस कम होता है, यहाँ पे हाई होता है, ये डिफरेंस में आप लिख दोगे। अच्छा, व्हाट आर द की एलिमेंट दैट मस्ट इंक्लूड इन द रिटर्न रिव्यू रिपोर्ट एज पर एसआरई 2410? ये मैं डिस्कस नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको एसआरई 2410 आता है, वहां पे आपने रिपोर्ट का वो पढ़ा हुआ है एलिमेंट, तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली बन जाएगा एक्सप्लेन क्या यूडीन इज रिक्वायर्ड फॉर सच टाइप ऑफ एन एंगेजमेंट? यस, तो यूडीन तो आपको जनरेट करना पड़ता है हर एक एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए, और क्योंकि रिव्यू एंगेजमेंट भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो यहां पे भी आप यूडीन तो जनरेट करोगे। तो यहां पे आपका होमवर्क क्या बनता है? अगर आपको नहीं आते हैं रिपोर्ट के एलिमेंट, तो ये फिर आप एलिमेंट जाके पढ़ लेना। ये क्वेश्चन अब आरटीपी के अंदर आ चुका है, तो एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो इसमें मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपकी बुक से बन जाएगा, तो इतना टाइम अपने पास है नहीं बेटा। और ये तो मैंने चलो आपको बता ही दिया, और ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस क्या है, ऑल्दो ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, सो इधर डिस्कस करने का कोई स्कोप नहीं है। वी वॉन्ट वेस्ट आवर टाइम ओवर डिस्कसिंग द कंसेप्ट विच आर डायरेक्टली फ्रॉम द बुक। अपन क्या है कि क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पे इंटरप्रिटेशन है, जैसे 710 के अंदर मुझे पता था तुम उलझ सकते हो, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्कशन 20 क्वेश्चन की है, प्लस साथ में केस स्टडी भी लगा हुआ है, तो टाइम बहुत लग जाएगा। एक आरटीपी को कराने को 2-2.5 घंटे चाहिए ढंग से। आगे ये डिजिटल ऑडिट का क्वेश्चन है, ये डिस्कस करोगे, इसका मैं ओवरव्यू दे दूंगी, क्योंकि मोस्टली बच्चा ना इस क्वेश्चन को नहीं करके जाता है, बट मैंने इसको ना बूस्टर बैच के अंदर भी कवर कराया हुआ है। अगर आप इसको चार्ट में जाके देखोगे ना, वहां पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है सुनना, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की बात कर रहा है। ध्यान से, सुजल को अपॉइंट किया जा रहा है एज दी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है कशिश लिमिटेड, और कंपनी बहुत ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट है अपने काम को करने के लिए, सो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। और जब आप प्रिलिमिनरी डिस्कशन कर रहे थे मैनेजमेंट के साथ, सुजल ने ऑब्जर्व किया कि कंपनी के आईटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर ये तो कुछ गैप है। सो बेसिकली आपको ना एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस समझना पड़ता है। सो अगर कंपनी
इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज कर रही है, तो एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के अंदर उस सिस्टम के अंदर, उस रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के अंदर ऐसे प्रोसेस भी होनी चाहिए जिसकी हेल्प से वो आइडेंटिफाई कर पा रही है कि आईटी की वजह से रिस्क कैसे राइज हो रहे हैं, है ना, और आप उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए रिस्पॉन्सेज आप क्या ले रहे हो। क्वेश्चन आगे कहता है गैप्स आपको क्या मिले, कोई रीसेंट रिस्क असेसमेंट हुआ ही नहीं, नो रीसेंट रिस्क असेसमेंट ऑफ द आईटी एनवायरनमेंट हैज बीन कंडक्टेड। तो आईटी की वजह से क्या रिस्क राइज हो रहा है, आपने कोई असेसमेंट नहीं किया। नो डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, साइबर रिस्क को मैनेज करने का कोई स्ट्रेटजी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि ये कुछ रिस्क है जो अराइज हो सकते हैं, राइट, ये कुछ डिफरेंट टाइप के साइबर अटैक है जो हो सकते हैं, ये रिस्क है जो आईटी की वजह से राइज हो सकते हैं, इसको मैनेज करने का कोई फ्रेमवर्क नहीं दिखाई दे रहा है। कंपनी ने अपने इंफॉर्मेशन एसेट को क्लासिफाई भी नहीं किया है प्रायोरिटी के बेसिस पे, मेरा कौन सा डिजिटल एसेट प्रायोरिटी है ना, तो जो डिजिटल एसेट, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ज्यादा बिजनेस वैल्यू लेकर आता है वो आपके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए, तो उधर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन नहीं कर रहे हो कि सीआईएसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, चीफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। प्लस देयर हैज बीन नो डिस्कशन विद द टीसीडब्ल्यूजी कि जो आपकी एंटिटी का, ये एंटिटी के ऊपर साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, उसका कंट्रोल के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कोई डिस्कशन आप नहीं कर रहे। सो बेटा ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के अंदर ये होना चाहिए। एज एन ऑडिटर आपका पहला स्टेप क्या होगा इन रिस्पॉन्स टू अबव मेंशन्ड ऑब्जर्वेशन, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा यहां से। ये जो मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कराया है ये हर क्लास में डिस्कस होता है क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और मैंने बोला था कि देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है अलग से, और एक दो पॉइंट और मैंने बताए थे, ठीक है, और यहां से इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बनाया हुआ है। सो ऑडिटर को ना डिटरमाइन करना पड़ता है कि एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ऐसा है क्या जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क को भी कंसिडर करता है, एंड ये सारे एलिमेंट है जो एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, और यही एलिमेंट आपको लिखने हैं। तो ऑडिटर को यही एलिमेंट देखने हैं कि एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के अंदर ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। कौन सा, सबसे पहले एंटिटी पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट करती है। पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट मतलब पीरियोडिक बेसिस पे वो एनालाइज करती है कि आईटी की वजह से क्या रिस्क अराइज हो सकता है, और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी डेवलप कर रही है कि कैसे आप साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को रिस्पॉन्ड कर पाओगे। प्लस पीरियोडिक रिव्यू करते हो अपनी इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री किसकी बेटा, इंफॉर्मेशन एसेट की, डिजिटल एसेट की। प्लस आप ये भी देखते हो जो अभी बोला ना कि टीसीडब्ल्यूजी के साथ आप कम्युनिकेट करते हो कि कैसे ये साइबर सिक्योरिटी के रिस्क आर अफेक्टिंग दी कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो ये भी आपको इवेलुएट करना पड़ता है। प्लस आप क्लासिफाई करते हो, प्रायोरिटाइज करते हो अपने इंफॉर्मेशन एसेट को। क्लासिफाई कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, बेस्ड अपॉन देयर बिजनेस वैल्यू, राइट, प्लस बेस्ड अपॉन देयर सेंसिटिविटी एंड क्या बिजनेस वैल्यू वो लेकर आ रहे हैं, एंड आप क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करते हो कि सीआईएसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, सीआईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। तो ये आसान क्वेश्चन पता है क्यों बन जाएगा, क्योंकि आपको हिंट तो इंस्टीट्यूट ने अपने क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई कि किन पॉइंट्स के ऊपर आपको आंसर लिखना है, और यही आपके आंसर में आ जाएगा। नीचे आना एक बार, देखो यही सारे पॉइंट, पहला स्टेप डन। मैंने चार्ट बुक से इसलिए कराया क्योंकि मैंने वो उधर पॉइंट थोड़े से सॉर्ट करके लिखे हैं, तो इतना आपसे हो नहीं पाएगा जितना रेलिवेंट है उधर चार्ट बुक में लिखा हुआ है। चलो आगे चलेंगे, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन ग्रुप ऑडिट का है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे आसान है। मैंने बोला आपको आरटीपी शुरू करते वक्त कि अगर आपने लक्ष्य बैच किया है, क्वेश्चन बैंक किया है, तो क्वेश्चन आसान है, अगर आप आधा अधूरा पढ़ोगे तो आपके लिए मुश्किल है। चलो क्वेश्चन डिस्कस करूं या नहीं, कर लेते हैं। क्वेश्चन है सीए राजू पकड़ लेते हैं, इसको अपॉइंट किया जा रहा है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर सीएफएस ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है नेमी लिमिटेड, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। अगर मेरे को अच्छे से याद है क्वेश्चन बिल्कुल मतलब डिटो क्वेश्चन है अपनी बुक से, अपनी बुक बोले तो इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है डेफिनेटली। सो बेसिकली आप ऑडिट कर रहे हो सीएफएस की फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नो सब्सी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट होकर रखी हुई है और जिसकी ऑडिट किसी और ऑडिटर ने करी है। सो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑडिटर कोई और, अदर ऑडिटर कोई और, तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑडिटर जब सीएफएस की ऑडिट करेगा तो अदर ऑडिटर के काम को यूज करेगा, मतलब एसए नंबर 600 यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। यस
मैनेजमेंट ऑफ नेमी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड सीए राजू विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ देयर सबसी। तो आपको चाहिए होती है ना अदर ऑडिटर का रिपोर्ट, अदर कंपोनेंट का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ इसने प्रोवाइड करा दिया। फॉलोइंग समरी इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू दी सब्सिडरीज फॉर 2024-25। सो अगर ग्रुप के एसेट 2200 करोड़ के बनते हैं, ठीक है, एक मिनट सॉरी बेटा, क्या बोला इसने? द फॉलोइंग समरी इंफॉर्मेशन प्रिटेन्स टू दीज सबसी। तो ये सबसी का डाटा है, टोटल एसेट सबसी के इतने, टोटल रेवेन्यू इतना, नेट कैश आउटफ्लो इतने। लेट्स से कि आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आउट ऑफ द 9 सबसी 3 आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो 9 सब्सिडरीज में से 3 इंडिया के बाहर हैं और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही है एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यूएसए में आपकी सबसी है तो यूएसए के अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपका फाइनेंशियल्स बन रहा है। आपकी कंपनी अगर जर्मनी में है तो जर्मनी के अकॉर्डिंग आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहा है, बट उसका कंसोलिडेशन तो इंडिया के अंदर हो रहा है। यस, तो मैं ये कह सकती हूं कि जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पेरेंट का है और जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कंपोनेंट का वो डिफरेंस है। ओ, ये तो कुछ कंसेप्ट याद आ रहा है। यस, आगे देखना। सो ऐसा कुछ इसने लिखा हुआ है आगे। How should CA Rajul report this matter in independent auditor's report on CFS of NAMI Limited for the year 2024-25 in accordance with the applicable standards on auditing? तो मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बता देती हूँ। ऐसे नंबर 600 में ऐसा लिखा हुआ है, सुनना मेरी बात, और आपको ड्राफ्टिंग भी करनी बेटा, ड्राफ्टिंग आप देख लेना, राइट, कुछ अजम्पशन लेकर और ड्राफ्टिंग आप देख लेना। जो कंसेप्ट इसमें डिस्कस हुए वो मैं बता देती हूँ, ड्राफ्टिंग में इन्होंने क्या कंसेप्ट डिस्कस किए वो मैं आपको बता देती हूँ। सो ऐसे नंबर 600 ये कहता है, इफ द प्रिंसिपल ऑडिटर इज यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, राइट, जैसे कि अपने क्वेश्चन में हो रहा है कि 9 आपकी सबसी है, दोज आर योर कंपोनेंट, उनकी ऑडिट आपने नहीं करी, कोई और ऑडिटर कर रहा है, दैट मींस यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ दोज ऑडिटर फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग ओपिनियन ऑन द सीएफएस। इन दैट केस जब ये सीएफएस का ऑडिटर अपनी सीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो उधर उसको डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ डालना पड़ता है, ओएम, राइट, जहां पे आप बताते हो कि कितना पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट मैंने नहीं किया, जिसका ऑडिट अदर ऑडिटर ने किया और मैंने अपना ऑडिट मैंने उनके काम को यूज किया, उनकी ऑडिट रिपोर्ट को मैंने यूज किया। जैसे कि यहाँ पे आप कैसे बता सकते हो, अमाउंट बता सकते हो कि 2200 करोड़ के टोटल एसेट ऐसे जिनका ऑडिट किसने किया, अदर ऑडिटर ने किया। ऐसे टोटल रेवेन्यू ग्रुप का 1400 करोड़ का ऐसा रेवेन्यू जिसका ऑडिट किसी और ने किया। आर यू गेटिंग मी? दिस इज हाउ यू इनकॉर्पोरेट द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएफएस। दूसरा, ये कंसेप्ट हम पढ़ते हैं ग्रुप ऑडिट के चैप्टर में कि जहां पे आपका अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, जो क्लाइंट का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है और आपकी कंपनी का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, मतलब होल्डिंग कंपनी पकड़ लो, वो डिफरेंट है, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आपके पास ना 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि जिस भी कंट्री के अंदर आपकी सबसी है, मान लेते हैं यूएसए के अंदर है, तो यूएसए का जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, वो अपनी सबसी को बोलो कि आप उसको इंडियन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपना फाइनेंशियल बना के दो। समझ में आ रहा है? तो वो लोकली आप उस अकॉर्डिंग अपना फाइनेंशियल्स बनाओगे, तो इंडिया के अकॉर्डिंग आप उनसे फाइनेंशियल्स बना लो, फिर उनके लोकल ऑडिटर को बोलो कि तू इसकी ऑडिट भी करके दे दे। अब उस लोकल ऑडिटर ने जो इसकी ऑडिट करी है, जो प्रिंसिपल ऑडिटर है, उस चेक कर लेगा कि वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। समझ में आ रहा है? तो फिर आप उसका एप्रोप्रिएटनेस को चेक कर लो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि पेरेंट ही कन्वर्जन करे अपने इस अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है, और फिर पेरेंट का ऑडिटर ही फिर उसकी ऑडिट करे, राइट। सो यही सारी चीजें आपको यहां पे लिखनी है। इन्होंने जो ड्राफ्टिंग करी हुई है वो ड्राफ्टिंग के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग इन्होंने जो करी हुई ना, वो ड्राफ्टिंग कैसे करी है, अजम्पशंस लेकर कि सब कुछ सही है ऐसे। तो देखो इसने वैसे ही बोला है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप सीएफएस बनाते हो, सीएफएस की ऑडिट करके उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो, तो एज पर 706 ये ओएम पैराग्राफ की बात कर रहा है। ओएम, auditor if considered necessary to make a reference to the audit of other auditors, the auditor's report on the consolidated financial statement should disclose clearly the magnitude of the portion of financial statement audited by the other auditor। जैसे मैंने बताया ना आपको भी कि भी कितना पोर्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट आपने नहीं किया, उसको ओएम पैराग्राफ में आप डाल दो। इसको आप डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ भी कहते हो। एंड आप कैसे डाल सकते हो, स्टेटिंग द एग्रीगेट रूपी अमाउंट और परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, कि कितना अमाउंट का ऑडिट मैंने नहीं करा, जैसे मैंने बताया, या कितने परसेंटेज का ऑडिट मैंने नहीं किया जिसका ऑडिट कंपोनेंट के ऑडिटर ने किया। तो इस गिवन सिचुएशन के अंदर
जो हो रहा है वो क्वेश्चन में वही लिखा है कि आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर और सीएफएस के, दैट मींस कंपोनेंट का ऑडिट आपने नहीं किया, आप उनके काम को यूज कर रहे हो, तो आप अपनी रिपोर्ट के अंदर ओएम पैराग्राफ डालोगे। फिर वो ड्राफ्टिंग बता रहा है कि ओएम पैराग्राफ की वर्डिंग्स कैसे रहेंगी, जैसे मैंने आपको बताया। और जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को लेकर मैंने बात बोली बेटा, वो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को लेकर भी इसने वही बात बोली, आप इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। सो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को ड्राफ्टिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है जो आपको एक बार पढ़ना चाहिए ताकि आपको ड्राफ्टिंग भी समझ में आ जाए। चलो एक सेकेंड। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें बहुत सारी कहानी लिखी हुई है, ठीक है। ये कहानी आप पढ़ोगे खुद, क्यों मैम? क्योंकि इसने कुछ कंट्रोल से रिलेटेड बातें लिखी हुई है। और क्वेश्चन सिंपल सा क्या है कि जब आप बैंक ऑडिट करोगे, बैंक ऑडिट का एक एरिया होता है लोन्स एंड एडवांसेस का, जब आप उस लोन्स एंड एडवांसेस के एरिया की टेस्टिंग करोगे तो किस टाइप के कंट्रोल वहां पे होनी चाहिए। सो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा, इसको मैं डिस्कस नहीं करी, कुछ बेसिक से पॉइंट आपको देखने पड़ते हैं कि जब भी कोई कस्टमर आपसे लोन मांगने के लिए आता है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस आप चेक कर लो, डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होनी चाहिए लोन को डिसबर्स करने से पहले, कभी भी लोन आपका लिमिट से और ड्रॉइंग पावर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? आप सिक्योरिटी प्रॉपर रखो, सिक्योरिटी रजिस्टर होनी चाहिए, बैंक के नाम पे के ऊपर चार्ज क्रिएट होना चाहिए। तो ये कुछ कंट्रोल है जो एग्जिस्ट करनी चाहिए लोन्स एंड एडवांसेस के एरिया में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस नहीं करी, ये गया होमवर्क के अंदर, ठीक है। सो अगर आपको कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन बन जाएगा, देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस। देखो आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा ऊपर की कहानी, ये जो ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है इसके ऊपर फोकस करो। एक्सप्लेन द कंट्रोल जो बैंक से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंप्लीमेंट करेंगे इन द एरिया ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। चलो अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन नंबर 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है क्या? सेक्शन नंबर 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि कुछ सिलेक्टेड कंपनीज है जिनके केस में इंटरनल ऑडिट कराना मैंडेटरी है। और मैं आपको पहले वो कंपनीज ही बता देती हूँ। तो सबसे पहले हर एक लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है अपनी इंटरनल ऑडिट कराना, और हर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो इन क्राइटेरिया में से किसी भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर दे उसके लिए मैंडेटरी है इंटरनल ऑडिट कराना। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए क्राइटेरिया क्या है? 4, एक पेड अप शेयर कैपिटल, एक टर्नओवर, एक लोन बोरोइंग का और एक पब्लिक डिपॉजिट का। ये क्राइटेरिया आपको देखते हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर। पेड अप शेयर कैपिटल अगर आपकी 50 करोड़ या उससे ज्यादा की है, ठीक है, टर्नओवर अगर आपकी 200 करोड़ या उससे ज्यादा की है, या आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 100 करोड़ या उससे ज्यादा के हैं, या पब्लिक डिपॉजिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 25 करोड़ या उससे ज्यादा के हैं, और आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, तो फिर आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा इंटरनल ऑडिट कराना। और अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं तो सिर्फ यही क्राइटेरिया आपको देखने, लेकिन सिर्फ 2 क्राइटेरिया, एक टर्नओवर का और एक आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग का। समझ में आ रहा है? सो अगर आप अपने क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, सुनना मेरी बात, एक तो बेटा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, उसकी टर्नओवर कितनी? 210 करोड़ रुपए की। तो क्या टर्नओवर आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 200 करोड़ या उससे ज्यादा की है, प्राइवेट कंपनी हो? यस। तो क्या आपको मैंडेटरी है इंटरनल ऑडिट कराना है? यस, अभी बताया, डन। अच्छा आप पढ़ लेना, लोन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करी बट टर्नओवर की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करी है, यस। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से कम है, चलेगा। टर्नओवर 200 करोड़ से कम है, चलेगा, बट आउटस्टैंडिंग बोरोइंग तो 100 करोड़ से ज्यादा की है, पब्लिक डिपॉजिट भी 25 करोड़ से ज्यादा के हैं, तो इसके लिए भी मैंडेटरी हो जाएगा कि इसको भी क्या कराना है? इंटरनल ऑडिट कराना है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा कि बताओ कि क्या इनको इंटरनल ऑडिट कराना है, दोनों ही कंपनीज को कराना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है क्या इसको कराना है, इसको कराना है? यस, इन दोनों कंपनीज को कराना है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है। सो इंटरनल ऑडिटर एक सीए हो सकता है, एक सीएमए हो सकता है, या कोई और प्रोफेशनल जिसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग रेलिवेंट एक्सपर्टीज और नॉलेज है, वो आपका इंटरनल ऑडिटर हो सकता है। और यही इन क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। सो इसको भी अपनी ऑडिट कराना है बेटा, ठीक है, ये भी मैंडेटरी है इस कंपनी के लिए भी अपना ऑडिट कराना। एंड ऑडिटर कौन हो सकता है? सीए हो सकता है, सीएमए हो सकता है, या सच प्रोफेशनल जिसके पास रेलिवेंट नॉलेज है, प्लस वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, या कंपनी का एम्प्लॉय नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आगे ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चन है, इसको भी मैं डिस्कस नहीं करूंगी। ऊपर पूरी कहानी है और नीचे इसने बोला है कि जब फोरेंसिक अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो कौन कौन से ब्रॉडर एरियाज है जो उसकी रिपोर्ट के अंदर आएंगे। तो डायरेक्टली चैप्टर पढ़ते हैं हम 17 थर्ड यूनिट है फोरेंसिक अकाउंटिंग, लास्ट टॉपिक है ऑडिट रिपोर्ट का। सो बेसिकली क्या बताते हो नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर? मैम इंट्रोडक्शन देते हैं,
ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी तो आप ऐसे ही करते हो ना, और आप इंट्रोडक्शन देते हो, स्कोप क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये बताते हो, ठीक है। आपके स्कोप के ऊपर कोई लिमिटेशन लगाई तो वो बता रहे हो, कोई अजम्पशन ली तो वो बता रहे हो। ऐसा ही जब फोरेंसिक अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट बनाता है तो उसके अंदर भी यही बातें उसको लिखनी पड़ती है। इंट्रोडक्शन, एग्जीक्यूटिव समरी, स्कोप क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, फाइंडिंग्स क्या थी, इशू क्या सामने आया आपके पास, लिमिटेशन क्या कोई आपके स्कोप के ऊपर लगी क्या, ठीक है, कोई अजम्पशन आपने ली क्या, तो ये पॉइंट आपको लिखने हैं। सो अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 17 वुड नॉट डिस्कस इट। ये क्वेश्चन भी मैं डिस्कस नहीं कर रही। अच्छा चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और आंसर बता देते हैं कि आंसर क्या है, फिर उसके बाद पढ़ोगे आप जाके, ठीक है। क्वेश्चन कहता है एक कंपनी है स्किन ग्लो लिमिटेड, ई कॉमर्स कंपनी है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में डील कर रही है एंड ये प्रमोट कर रही है अपनी नई क्रीम को वेबसाइट के ऊपर एज 100% नेचुरल एंड केमिकल फ्री। सो मान लेते कोई भी आपका ये प्रोडक्ट आप पकड़ लो, लेट्स से कौन सा प्रोडक्ट पकड़े, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट आप पकड़ सकते हो, लेट्स से ऑर्डिनरी, ठीक है, द ऑर्डिनरी। तो ये कोई नया प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हो और अपनी वेबसाइट के ऊपर आप इसको बोल रहे हो कि ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। लेकिन जब उस प्रोडक्ट का रिव्यू होता है तो वहां से पता लगता है भाई इसने तो कुछ तो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज करी, कुछ तो केमिकल इसने यूज करे हैं। कस्टमर जिसने ये नोटिस किया उसने कंप्लेन करने की कोशिश करी, सेम ट्राई टू कंप्लेन बट देयर वाज नो प्रॉपर कंप्लेन फॉर्म और हेल्पलाइन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। बट कंपनी ने कोई ग्रीवनेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड किया हुआ है। एडिशनली कंपनी की वेबसाइट ये भी कहती है कि उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू ऑफर यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ रीजनेबल प्रॉफिट, कि हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाएंगे बट हमें कस्टमर को सर्विसेज भी देनी है। विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल, जो हम 9 प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ये मुझे बता दो कि इसमें किस टाइप के प्रिंसिपल की बात हो रही है। प्रिंसिपल नंबर 9 की डिस्कशन यहां पे हो रही है। दैट स्टेट प्रोवाइड वैल्यू टू द कंज्यूमर इन रिस्पॉन्सिबल मैनर, कि आपको कस्टमर को वैल्यू देनी है, आप प्रॉफिट भी कमाओ बट यू नीड टू बी एंड यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कस्टमर इन रिस्पॉन्सिबल मैनर। मतलब आप कुछ भी उसको हैपेजेट प्रोवाइड नहीं करा सकते और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप नहीं प्रोवाइड करा सकते जिसका नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है कस्टमर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर। तो उसके एलिमेंट आपको लिखने हैं। पहले प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है, प्रिंसिपल 9 आइडेंटिफाई करने के बाद उसका नाम और उसके एलिमेंट। मैं डिस्कस नहीं करूंगी, यूट्यूब के ऊपर मैंने ना आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट के लिए, अभी जो अटेम्प्ट आपका गया मई 25 का आई थिंक, राइट, तो उधर ESG वाला टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस किया था अलोंग विद क्वेश्चन। प्रिंसिपल की डिस्कशन भी वहीं पे है। अगर आपको नहीं याद है प्रिंसिपल तो आप वो पर्टिकुलर सेक्शन जाके वीडियो को देख सकते हो। सो इसमें डिस्कस करने वाला सिर्फ क्वेश्चन ही था कि कैसे क्वेश्चन बनेगा और कैसे आप प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करोगे। अगर आपको प्रिंसिपल जेन्युइनली आते हैं, उनके एलिमेंट आते हैं, तो प्रिंसिपल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो दैट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई। चलो अगला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पर्सनली ऐसा लगा, प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन, और आपको बताना है कि क्या ये गिल्टी होगा सीए या नहीं। ये पहला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। क्वेश्चन कहता है CS साहिल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है कंपनी का जिसका नाम है ग्रीनवे लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है और कंपनी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज की कैटेगरी में आती है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी को BRSR रिपोर्टिंग करनी पड़ती है क्योंकि टॉप 1000 में आप कवर हो रहे हो, ठीक है। ग्रीनवे लिमिटेड CA साहिल के पास आती है और कहती है, सुनना, CA साहिल इनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है और कहती है कि आप मेरी BRSR की स्टडी रिपोर्ट बना दो, प्रिपेयर कर दो एंड असिस्ट इन ड्राफ्टिंग द डिस्क्लोजर। सो जो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड है उसका डिसीजन में ये लिखा हुआ है कि आप जिस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो उस कंपनी की BRSR की रिपोर्टिंग की ड्राफ्टिंग में, प्रिपरेशन में हेल्प नहीं कर सकते, और अगर आपने ऐसे किया तो आप गिल्टी हो जाओगे। एडिशनली इसके साथ साथ कंपनी इस CA को रिक्वेस्ट कर रही है कि आप अश्योरेंस भी प्रोवाइड करा दो। BRSR एश्योरेंस लास्ट कंसेप्ट आता है चैप्टर 18 का, ठीक है, ताकि आप इसको सबमिट कर पाओ। तो बेटा कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर BRSR की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर काम करके अश्योरेंस दे सकता है। सो दिस इज अलाउड। CA साहिल कॉन्फिडेंट है अपनी नॉलेज को लेकर और उसने ये सर्विस दे दी कि मैं कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हारे लिए रिपोर्ट बनाऊंगा भी और अश्योरेंस भी दूंगा। दिस इज रॉन्ग। सो बना आप नहीं सकते, अश्योरेंस आप दे सकते हो, चलेगा। यही कंसेप्ट के आंसर के अंदर लिखा हुआ है कि गिल्टी क्यों हो जाएगा। मैं आपको कंक्लूजन पढ़ा देती हूँ, बाकी सब कुछ आप पढ़ोगे। सो देखना, यही उसने एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICI के डिसीजन की बात बोली है और उसने बोला इट इज नॉट परमिसेबल फॉर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी का रिपोर्ट नहीं बना सकता BRSR की, लेकिन आप उस रिपोर्ट बनाने के लिए जो एडवाइजरी सर्विसेज है वो आप दे सकते हो। एंड ऑल्सो जो मेंबर प्रैक्टिस के अंदर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है,
वो अश्योरेंस प्रोवाइड करा सकता है। इट इज परमिसिबल फॉर अ मेंबर इन प्रैक्टिस बीइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू बी अश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफ बीआरएसआर रिपोर्ट फॉर द सेम क्लाइंट। ठीक है, सो इसलिए गिल्टी हो जाएगा। सो वो गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, क्योंकि आपने बीआरएसआर का रिपोर्ट बनाया, इस वजह से अश्योरेंस आप दे सकते थे। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डिस्कस करने वाला कुछ है नहीं। शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लोज 10 के ऊपर क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन कहता है एक सीए फर्म है जिसको 2 लाख रुपए मिलते हैं एज एन एडवांस अगेंस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एज एन एडवांस आपको कोई पैसा मिल रहा है। एडिशनली इंस्टीट्यूशन ने आपको 10 लाख रुपए भी दिए हैं कि ये पैसा आपको एक डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ऑडिटर ने डिपॉजिट कर दिया इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में एंड कोई इन्वेस्टमेंट 3 महीने में नहीं करी। तो अगर कोई क्लाइंट ने आपको पैसा दिया है, जिस पर्पस के लिए आपने पैसा मिला, उस पर्पस के लिए आप उस पैसे को एक रीजनेबल टाइम पीरियड में नहीं यूज करोगे, देन यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। उसको आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल रहे हो, अलग से आप उसको नहीं रख रहे हो, यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लोज नंबर 10। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मनी उसको क्लाइंट से मिला उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखता है या उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता है, करता है विद इन अ रीजनेबल टाइम, जिस पर्पस के लिए उसने उस पैसे को रिसीव किया था, देन ही विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लोज 10। तो आप प्लीज एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, सो दिस वाज योर एंटायर डिस्कशन ऑफ आरटीपी। अगर आप मुझसे पूछोगे तो क्वेश्चंस तो अच्छे हैं, बट नया क्वेश्चन नहीं है सच कोई भी कि ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जो बाहर से कोई पूछा गया या कोई नया क्वेश्चन आया जो जनरली आरटीपी इसमें आता है, तो इट इज रिलेटिवली सिंपल आरटीपी। थैंक यू सो मच एंड यस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं एंड ना वो वीडियोस को लाइक करते हैं, ना वो कमेंट करते हैं, बिकॉज हम भी ऐसा करते थे व्हेन वी वर स्टूडेंट्स। दैट डज नॉट मैटर टू यू बट इट मैटर्स टू मी। थैंक यू।